नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना सांसद संजय राउत की खोली पोल और कहा आईएनएस विक्रांत मामले में संजय राउत भी थे शामिल। आपको बता दें कि जिस तरीके से किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया पर अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उस पूरे मामले में किरीट सोमैया जहां एक तरफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है किरीट सोमैया ने और अंतरिम राहत के लिए याचिका डाली है, जिस पर कोर्ट जो है वो 11 तारीख को सुनवाई करेगा। और इसके साथ ही किरीट सोमैया ने संजय राउत की भी पोल खोली है। ये बड़ा खुलासा किया है कि जिन चीजों को लेकर, जिस मामले को लेकर लगातार संजय राउत जो है वो किरीट सोमैया को निशाना बना रहे थे और कह रहे थे कि आईएनएस विक्रांत मामले में 2013 में जो आंदोलन हुआ था उसमें किरीट सोमैया ने 57 करोड़ रुपए जमा कराए थे, जो कि सरकारी फंड में जमा नहीं कराया गया था। उस पैसे को लेकर ये मामला फिर एक बार तूल पकड़ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ किरीट सोमैया ने भी खुलासा कर दिया है कि 2013 में 35 मिनट के लिए यह आंदोलन हुआ था, तो 57 करोड़ रुपए कैसे जमा हुए। और इसके साथ ही किरीट सोमैया ने कहा है कि उस आंदोलन का हिस्सा थे संजय राउत भी उस आंदोलन में शामिल थे, तो उन्हें पूरी तरीके से जानकारी इस पूरे मामले की है। पर उसके बावजूद भी किस तरीके से मामले को किस तरीके से बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है, यानी कि एक तरफ जहां पर किरीट सोमैया और उनके बेटे पर यह आरोप जो है वो पहले संजय राउत ने लगाया कि 2013 में आईएनएस विक्रांत मामले में उन्हें बचाने के लिए एक आंदोलन जो हुआ था उसमें किरीट सोमैया ने 57 करोड़ रुपए जो है उनका गमन कर लिया, उन्हें अपने पास रख लिया। तो वहीं दूसरी तरफ किरीट सोमैया ने एक फोटो शेयर करके साफ कह दिया है कि उस पूरे मामले में, उस आंदोलन में जो आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए किया गया था उसमें संजय राउत भी शामिल थे। आपको बता दें कि किरीट सोमैया और उनके बेटे के ऊपर अभी एफआईआर दर्ज है महाराष्ट्र में और ये एफआईआर कराई गई है संजय राउत के इन सारे जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं किरीट सोमैया के ऊपर, और ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है ये कराई गई है पूर्व सैनिक बबन भोसले की तरफ से, यानी कि जहां एक तरफ पूर्व सैनिक की तरफ से किरीट सोमैया के ऊपर ये एफआईआर कराई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं संजय राउत की, क्योंकि ये 57 करोड़ रुपए का जो मामला है, ये आंदोलन जो 35 मिनट तक हुआ था इसमें संजय राउत भी शामिल थे, यानी कि संजय राउत का भी इसमें हिस्सेदारी बन सकती है। यानी कि संजय राउत को भी पता होगा कि पैसा कहां गया है, या फिर संजय राउत जो है वो जानबूझकर एलिगेशन किरीट सोमैया के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत इससे पहले भी 17 से ज्यादा आरोप जो है वो किरीट सोमैया के ऊपर लगा चुके हैं। पर अभी तक किरीट सोमैया के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है संजय राउत की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ किरीट सोमैया ने सबूतों के साथ एक फोटो शेयर कर दी है अपने ट्विटर पर और कहा है कि 2013 में तो संजय राउत भी इस आंदोलन में साथ थे, तो वो आज किस तरीके से आरोप लगा सकते हैं मेरे और मेरे बेटे के ऊपर। जहां एक तरफ खुलासा किया है किरीट सोमैया ने संजय राउत को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल किया गया है किरीट सोमैया की तरफ से कांग्रेस को लेकर और कहा गया है कि कांग्रेस ने जब भीख मांगो आंदोलन किया था तो उसमें कितना रुपया कांग्रेस के पास आया था और वो पैसा कहां गया, क्या इस पर कांग्रेस जवाब देगी, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर इस सवाल जो है वो इसीलिए किरीट सोमैया की तरफ से उठाया गया है क्योंकि आज महाराष्ट्र में एमवीएस सरकार है, महाविकास अघाड़ी सरकार है, इसमें कांग्रेस भी एक पार्टी है, जिसकी वजह से आज उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। और यही बड़ा कारण है कि आज जितने भी घोटाले एमवीएस सरकार में जो तीनों पार्टियां हैं इनके द्वारा पहले किए गए हैं, क्योंकि आईएनएस विक्रांत मामले में संजय राउत भी शामिल थे, क्योंकि उस वक्त पर बीजेपी और शिवसेना की नजदीकियां काफी ज्यादा अच्छी थी, नजदीकी थी, दोनों पार्टियां एक दूसरे का सहयोग करती थी। और यही बड़ा कारण है कि जब भी कोई आंदोलन किया गया उसमें दोनों पार्टियों के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहरहाल दोनों पार्टियां एक थी, बीजेपी और शिवसेना, इनका जो अलायंस था वो 2019 में ही टूट गया था इस एमवीए सरकार को लेकर। पर आज जो बड़े घोटाले जो इन पार्टियों के द्वारा पहले किए गए थे उसको लेकर बीजेपी लगातार अब इनका जो है भांडाफोड़ कर रही है और इसमें से शिवसेना भी एक है। और आज किरीट सोमैया ने जहां एक तरफ उन्होंने अंतिम राहत के लिए कोर्ट में याचिका डाली है, अब देखना अहम ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या आता है निकल कर, जब कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी, आईएनएस विक्रांत मामले को लेकर करेगी, क्योंकि जो पुलिस है महाराष्ट्र की वो लगातार पूछताछ कर रही है किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया से। इसके साथ
साथ ही हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से एसटी के कल कार्यकर्ताओं की तरफ से जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से शरद पवार के बंगले के बाहर और उनके घर में घुसकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया था और शरद पवार के खिलाफ नारेबाजी की गई थी कि शरद पवार चोर है, इनकी सरकार चोर है, इन्होंने एसटी वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया, उस पर भी आज संजय राउत का बयान सामने आया है। जहां आईएनएस विक्रांत मामले को लेकर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एसटी वर्कर्स को लेकर आज संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता कि इस पूरे मामले के पीछे कौन है, पर यह जांच का विषय है। कोई तो है ऐसा जो कि महाराष्ट्र में चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज एसटी के जो वर्कर्स हैं और कल उन्होंने महाराष्ट्र के एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर के सामने यह आंदोलन किया, ये हड़ताल की। सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर उन वर्कर्स को समझाने की कोशिश की, पर वर्कर्स ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि ये मामला जो है वो महाराष्ट्र में काफी समय से चलता आ रहा है और जो मांगे एसटी वर्कर्स की हैं वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मानी नहीं गई हैं। और यही बड़ा कारण है कि कल जो एसटी वर्कर्स हैं उन्होंने हड़ताल की एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर के सामने। आपको बता दें कि जहां एक तरफ संजय राउत ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे ने इस पूरे मामले को लेकर कल जो हड़ताल की गई इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी इसके पीछे होगा हम उसको इस कड़ी से कड़ी सजा देंगे कि आखिरकार किन्होंने उकसाया था इन एसटी वर्कर्स को। और इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इस पूरी घटना के पीछे किस पार्टी का हाथ हो सकता है, तो अजीत पवार ने किसी पार्टी पर नाम ना लगाते हुए उन्होंने बस इतनी बात कही कि ये जांच का विषय है और जांच होने दीजिए, उसके बाद जो चीजें निकल कर आएगी फिर हम बात करेंगे। कल जो शरद पवार के घर के सामने एसटी वर्कर्स का जो हड़ताल हुई उसके बाद उद्धव ठाकरे की भी उनसे बातचीत हुई और वहीं आदित्य ठाकरे जो कि पर्यावरण मंत्री हैं महाराष्ट्र में, वो भी शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पर जिस तरीके से आज एसटी वर्कर्स हैं वो बात मानने के लिए नहीं है, तत्पर नहीं है महाराष्ट्र सरकार की, और उनका लगातार यही कहना है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आपको बता दें कि एसटी के एक हड़ताल कर्मचारी ने कहा कि हड़ताल के दौरान एमएसआरटी के लगभग 120 कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। हम राज्य सरकार के साथ निगम के विलय की मांग पर कायम है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हमारे मुद्दों को सुलझाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। जैसे कि एसटी वर्कर्स का कहना है कि हमारे मुद्दों पर कभी भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार या फिर पूरी महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया है और आज जो लोगों का उबाल है, गुस्सा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसीलिए वो पहुंचे थे शरद पवार के घर के बाहर हड़ताल करने के लिए। यहाँ एक और बात हम आपको बता दें कि जहां एसटी के वर्कर्स हैं वो शरद पवार के घर के सामने खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, सरकार चोर है करके नारे लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वहां सुरक्षा बल यानी कि पुलिस थोड़ी कम मात्रा में थी, तो पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी हड़ताल जो कर रहे थे उन लोगों को रोकने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे जो शरद पवार के घर पर मौजूद थे, उन्होंने भी नारेबाजी करना शुरू कर दी। यानी कि उन लोगों को रोकने की बजाय किस तरीके से चीजों को बिगाड़ने की कोशिश एक तरफ एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से भी की गई। आज ये भी चीजें किस तरीके से सामने आ रही हैं और ये भी कोई छोटी बात नहीं है जिसको लेकर आज तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पवार से चर्चा की। घटना के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नेता शरद पवार के घर पर हमला बेहद निंदनीय है। इस कृत्य के पीछे कौन है इसका पता लगाकर उन्हें कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुंबई पुलिस आयुक्त से चर्चा की, इस घटना के बारे में और जानकारी हासिल की। पवार से मिलने पहुंचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस घटना के कुछ देर बाद शरद पवार के लिए रवाना हो गए। सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरे घर पर हमला काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी के चुनाव से पहले किस तरीके से एसटी वर्कर्स हैं और तमाम किसानों के मुद्दे हैं आज वो महाराष्ट्र सरकार के सामने आ रहे हैं। पर महाराष्ट्र सरकार है कि उन लोगों की मांगों को नहीं मान रही है और आज लोगों का जो आक्रोश है वो सरकार के खिलाफ साफ दिखाई दे रहा है। और कल जो चीजें एसटी वर्कर्स की दिखाई दी उस पर भी आज संजय राउत ने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी, हमें चीजों का पता नहीं था, पर उनके घर पे जो हमला हुआ उन चीजों से किस तरीके
से चीजों को बांटने की कोशिश की जा रही है, मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज इन सारी चीजों को मिलाकर देख रही है महाराष्ट्र की जनता। अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो तमाम लोगों के मुद्दों को इग्नोर कर रही है, उन पर बात नहीं कर रही है। और यही बड़ा कारण है कि इससे पहले एक पार्टी जो कि अभी लगातार एनडीए सरकार को समर्थन कर रही थी, उस पार्टी ने भी समर्थन वापस ले लिया, यानी कि राजू शेट्टी की पार्टी ने भी एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि किसानों के मुद्दों को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो बात नहीं कर रही है और किसानों की हालत भी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा खराब है। और वहीं एसटी वर्कर्स की अभी बात की जाए तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी लोग हैं वो ज्यादा खुश नहीं है, जिसको लेकर आज वो सरकार पे बार बार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। बीएमसी के चुनावों से पहले सरकार क्या स्टेप लेती है इन पूरे मामलों को लेकर, ये देखना अहम होगा। और क्या रिजल्ट आते हैं बीएमसी के चुनावों पर, ये भी देखने वाली बात है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।